अपने नाम के साथ लगी हुई अच्छी लगती है। सर नॉर्मल हमारी ठीक है। स्पोर्ट्स से आपका मैं शुरुआती दौर मानता हूँ, अंडर 16 खेलने जो है सर इंग्लैंड रहे। सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। इसमें क्या था कि घर पे हम क्रिकेट खेलते थे तो खिड़कियाँ टूट जाती थी अड़ोसी पड़ोसी। बिल्कुल बिल्कुल। लकीली हमारे पास एक प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, वो मैंने ज्वाइन करी। 5-6 साल अच्छी क्रिकेट खेली और मौका मिला मुझे कि यूके क्रिकेट दौरे पे जाने का। क्योंकि जो मैंने वृक्षारोपण में भी देखा, साथ में भी जो पेड़ थे वो भी आप बड़े पेड़ लेकर आए। ये भी नहीं कि अपन ने एक कहते हैं ना रास्ते फोटो में खिंचाने रात वाले काट पेड़ दी, नहीं थे। छोटी। राजस्थान नाम लेते ही जो परिदृश्य उभरता है, रेतीले धोरे, या फिर जो बात एक सोच में आती है कि डार्क जोन में पानी की कमी। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस तरह के परिदृश्य को बदलने की सोच रखते हैं, बदलने की ताकत रखते हैं, बदलने की शक्ति रखते हैं। हरित राजस्थान के रूप में राजस्थान को देखते हैं और इसके लिए कदम भी उठा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। हमारे आज के इस पॉडकास्ट की जर्नी के अंदर जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी यही एक क्वालिटी है। वो अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, अब्रॉड में पढ़ चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे नवीन कार्य कर चुके हैं। इसके बाद राजस्थान की सोच उन्हें वापस यहाँ खींच लाई और राजस्थान को एक हरित राजस्थान के रूप में देखने के लिए जो कवायद उन्होंने शुरू की वो काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ अमर सर आपका। थैंक यू सर। आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अमर सर को कई अलग उपनामों से भी जाना जाता है। या तो इन्हें ट्री मैन भी कह सकते हैं, इन्हें एजुकेशन काउंसलर भी कह सकते हैं, या इन्हें हम मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं। सर बहुत तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर है और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आपको सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कौन सी उपमा अपने नाम के साथ लगी हुई अच्छी लगती है। सर नॉर्मल हमारी ठीक है। लेकिन सर एक ट्री मैन जो नाम मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, साथ में मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर पेड़ों के लिए जो मेहनत आप करते हैं, जो नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो सही में काबिल तारीफ़ नाम है। जो काम इन्होंने किए हैं मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। सबसे फर्स्ट हम चलना चाहेंगे सर की जो जर्नी है, एजुकेशन की जर्नी जो आपकी रही। एक ग्रामीण परिवेश से सर आप आते हैं, जयपुर में आके पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना, फिर वहाँ से इंग्लैंड, कैसा सफ़र रहा? बहुत ही अच्छा भी है और काफ़ी चैलेंजेस भी थे, दोनों ही साथ साथ चले। क्या होता है कि हम हर तीसरे चौथे साल अगर चीज़ें बदलती जाएं और एक चैलेंज बढ़ता जाता है तो चैलेंजिंग तो होता ही है। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसे चैलेंज मेरे सामने बचपन से ही मिलते चले गए और हर चौथे पाँचवें साल में चीज़ें बदलती गई, चैलेंज बढ़ते गए और हम भी आगे बढ़ते गए। तो गांव का जो माहौल है, गांव का जो रहन सहन है, उससे मैं भली भांति जानता हूँ। 8 से 10 साल तक की उम्र वहीं बिताई। बिल्कुल। फिर जयपुर में भी रहा, इंग्लैंड में भी रहा, वापस भी आया। तो ये जो मिश्रण है पूरा गांव से, शहर से, सबसे विश्व की कैपिटल में रहने का, ये पूरा का पूरा जो अनुभव मेरे को इतनी सी उम्र में मिला कि 25 साल की उम्र तक मैं ये सब कुछ देख चुका था और सबको पूरा जी चुका था। बिल्कुल। तो इससे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और वही कोशिश है कि गांव का बच्चा जब मेरे पास आता है तो मुझे पता है इसकी क्या समस्या होगी। इंग्लैंड से कोई बड़ा बिजनेसमैन आता है तो मुझे पता है कि इसकी क्या समस्या होगी हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो गांव की बिल्कुल बुनियादी समस्या से लेके विश्व के पटल पे जो अच्छे लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी अगर जयपुर आते हैं तो दोनों की समस्याओं में कहीं ना कहीं मैं समझ पाता हूँ और उस जगह पे रख के खुद को मैं समझ पाता हूँ कि ये क्या तकलीफ लेके आए हैं, क्या इनके समाधान हो सकते हैं। निश्चित तौर पे देखिए सर, एक सफल व्यक्ति वही बनता है जो कहने से पहले स्थिति को भांप ले, किसी की समस्याओं को भांप ले और उसके लिए जो उचित काम हो, उचित बातें हों, वो आगे रख दे। अच्छा सर, जैसे स्पोर्ट्स से आपका मैं शुरुआती दौर मानता हूँ, अंडर 16 खेलने जो है सर इंग्लैंड रहे। सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
इसमें क्या था कि घर पे हम क्रिकेट खेलते थे तो खिड़कियाँ टूट जाती थी अड़ोसी पड़ोसी बिल्कुल बिल्कुल। तो माताजी ने कहा कि पिताजी से शिकायत की कि ये आज ये शिकायत आ रही है, कल वो आ रही है। तो लकीली हमारे पास एक प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, वो मैंने ज्वाइन करी, 5-6 साल अच्छी क्रिकेट खेली और मौका मिला मुझे कि यूके क्रिकेट दौरे पे जाने का। तो 2007 और 2008 में मैं क्रिकेट दौरा भी करके आया, जिसमें मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद ही मैंने सोचा कि क्यों ना अब इंग्लैंड में ही अपनी कॉलेज की शिक्षा जो है वो कंटिन्यू करी जाए। बिल्कुल। तो ये क्रिकेट का काफ़ी मज़ेदार पल थे, वो भी बहुत अच्छे रहे। तो लगभग इंग्लैंड कितने समय आप रहे? मैं 10 साल के आसपास इंग्लैंड में रह 10 साल के आसपास। फिर वहाँ से आने के बाद फिर जयपुर में जो इस्टेब्लिश किया आपने अपना बिजनेस जो था ओवरसीज एजुकेशन का, वो बाद में किया है? सर इंग्लैंड में मेरी जॉब लग गई थी, बट फैमिली में कुछ चैलेंजेस थे कि फादर की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, मैं अकेला बेटा था, तो वापस आके फिर जयपुर ही रहना था। तो ये ओवरसीज़ एजुकेशन मेरिडियन ओवरसीज़ एस्टेब्लिश किया, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ जब मैं गया था तो मुझे फेस करने को मिले थे एजेंसी से लेके। और काउंसलिंग की जो डेप्थ है वो राजस्थान में मिसिंग थी। तो हमने कोशिश करी कि राजस्थान के जो भी बच्चे जाएं उनको प्योर गाइडेंस यहाँ पे मिले और वहाँ पे क्या परेशानियाँ होती हैं वो उनको पता हो। मौक़ों का पता ना भी हो तो चलेगा, लेकिन क्या क्या परेशानियाँ उनको बाहर जाके फेस करनी है उसके बारे में वो पहले से यहाँ सतर्क हो। होता क्या था कि पहले जो एजुकेशन कंसल्टेंसीज थी वो बताती थी कि आप चले जाओ और आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, एक फेक नैरेटिव बनाया जाता था कि बहुत अच्छा है ये। हमने उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश करी। हमने कहा आप जाओ, लेकिन आप सतर्क होके जाओ। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको बोलने में भाषा में बहुत समस्याएं आएंगी। कोई आप सोचो कि आपकी बहुत वहाँ पे जाते इज्जत हो जाएगी, कोई इज्जत नहीं होगी, आपको हर चीज़ वहाँ कमानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर इन सब चैलेंजेस के लिए आप तैयार हो तो आप विदेश में जाओ। विदेश जाना कोई आसान काम नहीं है और वहाँ रहना उससे भी कहीं मुश्किल है। तो ये कोशिश हमारी थी और उनके कोर्सेज़ को लेके कि कौन से कोर्स में आप अच्छे फिट हो सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो। आज हम सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी सरकारी यूनिवर्सिटी, उसके साथ हम काम करते हैं। एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब हमें भेजा गया था तो हम सबको प्राइवेट में भेजा जाता था। हम वहाँ गए, 1 साल में कोई बंद हो रहा है, कोई कॉलेज 2 साल में बंद हो रहा है। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। और आज डिजिटल एज में वैसे भी इंफॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है। तो अगर आप हमें देखोगे तो वी आर अवेलेबल पैन इंडिया, 14 लोकेशंस पे हमारे ऑफिसेज़ हैं। सोचा था हमने जयपुर के बच्चों का, लेकिन पूरे भारत से बच्चे मेरे पास आते हैं। और बहुत ही जैसे नीट है, IIT है, इनके जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं इनसे बेटर, वो हम हमारी पॉडकास्ट में बताते हैं। बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं। और ये जो भीड़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाती है उन बच्चों का हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनका भला हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो SSC की तैयारी करने वाले 5-6 साल बिताने वाले बच्चे मेरे पास आए हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इटली भेजा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत बेहतरीन कोर्सेज में कोई 40 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपए कमा रहा है साल के। और ये वो बच्चे हैं सर जो ग्रामीण परिवेश से हैं, SSC की तैयारी करने जयपुर आए हुए थे, वो उनसे एग्ज़ाम पास नहीं हुए और उसके बाद में ये सक्सेस स्टोरीज उनकी है। अरे वाह, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने सच बताना शुरू किया कि विदेश के अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कैसे आएगी, हर्डल्स कैसी आएगी, और भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। SOP LOR बनाना बच्चों का, उसके अंदर टक जाता है। सबसे अच्छी बात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप वहाँ पे भेज रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप खुद करके देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, लेकिन थ्रू आउट अगर आप मेरिडियन ओवरसीज़ के जाते हैं तो आपको प्रॉपरली गाइडेंस जो है सब चीज़ें मिलती है। अच्छा, इसके साथ अब हम आते हैं, ये तो हो गई बात एक एजुकेशन, ओवरसीज़ एजुकेशन की, जो सर का एक सिस्टम चलता है। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ जो सर ने शुरू की है, प्रकृति से प्यार बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण। राजस्थान, जैसा कि मैं शुरू में इंट्रो में भी आपको कहा था, जो परिदृश्य दिखता है राजस्थान का, स्वच्छ राजस्थान, हरित राजस्थान, टैगलाइन राजस्थान में चलती है। लेकिन स्वच्छता की बात करें चाहे हरित राजस्थान की बात करें, दोनों एक तरह से मिसिंग है इसके अंदर। सर किस आप वे में देखते हैं कि राजस्थान के अंदर हरित राजस्थान, जो पर्यावरण यात्रा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी सोच कैसे डेवलप हुई इसको? देखिए, कैसे हमने ये करा उसका बहुत जो गहरा असर है वो आध्यात्मिक जीवन से आया। अच्छा। कि जैसे ही भारत वापस आ गए 10 साल इंग्लैंड में बिताने के बाद, तो खोज ये थी कि कुछ तो भारत में भी स्पेशल होगा जो वहाँ नहीं है। बिल्कुल।
तो समझ में आने लगा कि यार ये जो पूजा पाठ इतनी होती है, संतों को इतना माना जाता है, इसका क्या कोई तो कारण होगा कि जनता अटूट इस पे विश्वास करती है और उस तरफ जाती है। पर दिमाग क्योंकि अब लॉजिकल हो चुका था, इंग्लैंड में रह चुके थे, तो कोई भी बात को एक्सेप्ट करने में लॉजिक जरूरी था। तो लॉजिक ये निकला फाइनली कि भारत जो है वो खोज है एक, जैसे नेहरू जी ने भी लिखा भारत एक खोज, सीरियल भी एक आता है वीडियो पे देखते थे। तो वो खोज जो वर्ड है ना, उस वही भारत है। ये समझ में आया कैसे कि भारत के अंदर ध्यान का जो महत्व है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और अगर आप परिप्रेक्ष्य देखें पूर्व का और पश्चिम का, तो इसके अंदर जो फ़र्क है वो है ध्यान और विज्ञान। उधर जो पश्चिमी देश हैं वो सारे विज्ञान की तरफ चले, उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रोग्रेस करी, फाइनेंशियली बहुत सफल हुए, हर चीज़ हर सुविधा उन्होंने जुटाई। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं ध्यान की ओर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, उसमें काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस करी। उस ध्यान का महत्व समझ में आता है ध्यान करके। जब आप ध्यान में उतरते हो, सिर्फ बात करके उसका नहीं होता है। जैसे विज्ञान आपको समझ में आती है, विज्ञान पढ़ के, आविष्कार करके, एक्सपेरिमेंट करके, बल्ब बनाने की कोशिश में बार बार फेल होके, वैसे ही ध्यान एक विज्ञान है। उसमें उतर के उसको कर करके ध्यान में हजारों गलतियां कर करके आप धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जहाँ पे आपके हृदय में और भीतर में परिवर्तन आना शुरू होता है। वो जो परिवर्तन है वो ध्यान के मार्ग से ही आ सकता है और कोई उसका दूसरा मार्ग है नहीं। और वो जो कला है वो भारत की है, वो हमारी अपनी है। हमारे पूर्वजों ने उसको तराशा है और उसको बहुत आगे तक वो लेके गए। ये बात समझ में आने के बाद समझ में आया कि ध्यान इतना आसानी से भारत में उपलब्ध है, तो हम क्यों ना उस तरफ कोशिश करें। तो मैं कई आश्रमों में गया, जैसे हमारे काफ़ी लॉजिकल गुरु रहे ओशो, उन्होंने काफ़ी तार्किक तरीके से वो चीज़ें बताई। बिल्कुल। तो वो जो तर्क वाला मैं आपको विषय बता रहा था वो उन्होंने समाप्त किया। और जैसे ऑटोबायोग्राफी बाय योगी, परमहंस योगानंद जी की जो किताब है, बिल्कुल। फिर स्टीव जॉब्स को आप पढ़ते हो तो वो परमहंस योगानंद के बारे में ही पूरी चर्चा करते हैं अपनी पूरी बायोग्राफी में। तो जो वेस्टर्न लीडर्स थे, चाहे वो एप्पल हो, चाहे कोई भी से भी कंपनी हो, वो ध्यान के महत्व को यहाँ से समझ के गए थे। जो हम कहते हैं बड़े बड़े लोग भारत के अंदर आए और सफल हुए, वो भारत के अंदर जो भारत का असली सोना है, असली जो हीरे हैं, वो ध्यान, उसको वो पकड़ के वापस लेके गए। और हमारे ही लोग उसको मिस कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि हमारे पास जो पूंजी है हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। बहुत गहरी और बहुत एक बड़ी बात है जो सर कह रहे हैं ना यहाँ पे। मेडिटेशन अब बोल लग गए। ध्यान, योग भारत की देन, भारत की चीज़ें, और इसी को हम लोग मिस कर रहे हैं। हम जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो हमको जो परोस रहा है कि मेडिटेशन स्टाइल, नहीं बॉस, इंडिया के अंदर जो है ना वो सर बात करें सर। तो वो जो ध्यान की पूंजी वो लेके जाते हैं, कुछ विरले लोग होते हैं जो उसको समझ पाते हैं। बिल्कुल। और वो जब बिजनेस में इसको डालते हैं तो उसमें प्रेम के आधार पे सारी चीज़ें बनना शुरू होती हैं। उसमें लालच, स्वार्थ और जो भी हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो ये करेंगे और ये मिलेगा से परे हो जाता है। जैसे कृष्ण जो कहते हैं कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, वो पहली बार आपको समझ में आता है कि कर्म ही आनंद है, फल तो दुख है। बिल्कुल। तो कर्म में यदि आनंद आ रहा है तो आपको रोकने वाला फिर कोई नहीं है। तो पेड़ लगाने में ही आनंद है। और क्या कर सकते हो आप प्रकृति को क्या कर सकते हो, और आपकी क्या और कुछ मतलब औकात है कि आप कुछ कर सकते। बिल्कुल, बहुत सही वर्ड है जो था, औकात वाला वर्ड। नहीं कर सकते सर, बिल्कुल। पत्ता आप हिला नहीं सकते। नहीं। तो पेड़ लगाने का अगर मेरे को सौभाग्य मिला है तो मैं इसमें गौरव मानता हूँ कि ये सौभाग्य मेरे को परमात्मा बख्श रहा है और इसके तहत मैं आगे चल पा रहा हूँ। अब क्या होता है कि भारत का दुर्भाग्य मान लो, चाहे भारत का भाग्य मान लो, हर चीज़ इर्द गिर्द करके एक लालच में जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो जो जैसे जैसे जनता बोलती है हम भी वैसे वैसे एक्सेप्ट करे जाते हैं। कोई कहता है इससे ये होगा, कोई कहता है इससे वो होगा, तो हमने कहा हाँ ठीक है भाई, अब ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। क्योंकि अब कर्म करने में ही आनंद है, फल तो जो है वो है। बिल्कुल। उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना सक्षम बना दिया, रोटी कपड़ा मकान में तो कभी कमी आएगी नहीं। बिल्कुल।
क्योंकि आजकल SIP भी चलती है, आजकल हाँ। फाइनेंशियल प्लानिंग भी चलती बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो सब सॉर्टेड है, उसकी कोई समस्या है नहीं। तो अब जैसे हमने खेजड़ी आंदोलन किया, खेजड़ी आंदोलन में अडानी से हमने पंगे लिए, अडानी ग्रुप के खिलाफ वो हाँ, काफ़ी बड़ा वो चला सारा। पूरे देश में व्यापक स्तर पे हुआ। अब मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन बिश्नोई समाज का आप संयोग देखिए, बिश्नोई समाज का उस टाइम पे लाखों लोगों का कोई प्रोग्राम चल रहा था, मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला, लाखों बिश्नोई फुलेरा आए और वो खेजड़ियाँ कटने से रुकी, सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया, 14,000 पेड़ अडानी ग्रुप को लगाने पड़े, उनकी वीडियोग्राफी आई, उनके लिए 5 लोग अलॉट करने पड़े उनको पालने के लिए, उसके बाद में परमिशन मिली उनको कि आप अब अपना डेवलपमेंट करो, क्योंकि हम विकास के खिलाफ नहीं थे, हम थे कि पर्यावरण की कॉस्ट पे आप विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक के बजाय उनको करीबन 30 पेड़ लगाने पड़े, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। बिल्कुल। देखिए, ये एक मतलब जीत भी है और एक बहुत अच्छी टेक्निकल बात जो है ना, जैसे सर ने कहा कि अब फल में मज़े नहीं आते, फल की इच्छा नहीं है, आप पेड़ लगा रहे हो ना, पेड़ लगा के वो बड़ा होगा, छाया देगा, ऑक्सीजन आ रही है, काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो सर ने एक आंदोलन चलाया, 1 लाख पेड़ आप लगा चुके पहले जी। पिछले 1 वर्ष के अंदर, 11 लाख पेड़ों का संकल्प लिया। अभी बंदेगे बालाजी से रेनवाल तक यात्रा भी निकाली थी, पर्यावरण बचाओ यात्रा जो थी। और इसके साथ में राजस्थान का जो राज्य हमारा खेजड़ी है, उसको इन्होंने बचाने की मुहिम, उसको संरक्षित करने की मुहिम जो है सर ने चलाई। सर, किस तरह की मुहिम रही पूरी, किस तरह का, मतलब जो 1 लाख पेड़ आपने पहले लगाए वो भी डेवलप्ड हैं अभी, ऐसा नहीं कि लगा के वो हो गए, उसके बारे में। सर देखिए, इसमें क्या है कि जो मुहिम है ना, जैसे मैंने आपको बताई, आध्यात्म से निकली हुई मुहिम है जी। तो मैं आपको वापस वहीं लेके जाता हूँ एक बार, ठीक ताकि आपको और ये बेसिक समझ में आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो अच्छा भी लग रहा है सर। इसमें मतलब इस उम्र के अंदर आपने जिस तरह की जो ज्ञान अर्जित किया है ना, और ऐसा ज्ञान लेना ही चाहिए सबको, तभी मतलब हम कह सकते हैं कि भारत जो है ना प्रॉपरली अच्छे वे के अंदर आगे बढ़ रहा है, और यूथ भी जो है ना वेल कल्चर्ड हो रहा है, और चीज़ें मिल रही है उसके अंदर। जी। प्लीज़ सर। तो ये जो मुहिम थी पेड़ लगाने की, वो चालू हुई। फिर ये आंदोलन, क्योंकि मैं पेड़ लगा रहा था तो लोगों ने कहा सर कट भी रहे, इनको भी रोको। हमने रोकने की भी कोशिश करी। खैर, हमने 1 लाख पेड़ लगाए उस साल, पूरा पिछले साल की बात है। ठीक है। उसमें 87% पेड़ अभी भी जिंदा हैं। 8 से 10 फीट के सारे पेड़ लगाए, आप जाके देखिए उनको। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर प्लांटेशन बहुत हुए हैं, इतना सर्वाइवल रेट ये हमारा हाईएस्ट है। बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल। और हमने लोगों को बांटे हैं, घर घर में पेड़ लगे हैं, और इस माहौल के हिसाब से पेड़ बटे हैं। खैर, अब दूसरा जो पड़ाव था वो ये था कि हम तो लगा रहे हैं लेकिन लोग काट रहे हैं। गांव-गांव में आप जाओगे तो आपको फर्नीचर की शॉप्स वाले पेड़ के 10,000 रुपये दे देते हैं। 10,000 रुपये ग्रामीण आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो कहता है भैया 5 पेड़ काट ले जाओ। तो चेतना का विकास कैसे हो, कॉन्शियसनेस कैसे बढ़े उस हमारे जो क्षेत्र है उसके लोगों की, उसके लिए हमने पर्यावरण की ये रैली रखी। हालांकि मैं भी समझदार आदमी हूँ, विज्ञान मुझे भी आती है कि अगर 700 गाड़ी एक साथ चलेगी तो प्रदूषण होगा उससे। बिल्कुल। लेकिन 700 गाड़ियाँ चलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिना पूरे लोगों के इकट्ठा हुए, बिना एक अवेयरनेस दम दिखाए, दम दिखाए भी नहीं होता, चेतना का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। जो कृष्ण ने कहा है कि हिंसा आवश्यक है चेतना को बढ़ाने के लिए, वो ये हिंसा थी कि आपको अब पर्यावरण को सीरियस लेना पड़ेगा। तो लोगों ने भी लिया, खूब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 10,000 के आसपास लोग आए, बहुत बड़े लेवल पे रैली हुई। 5,000 पेड़ हमने बांटे। और आप कुदरत का करिश्मा देखिए, 9 तप में अगले ही दिन आज तक बारिश हो रही, लगातार 4 दिन से फुलेरा में बारिश हो रही। नहीं, देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है। अच्छा, मैं मेरी खुद की बताऊं सर, आज से मतलब कोविड से पहले की स्थिति बताऊं, गर्मी में पड़ती थी इस टाइम, निकल जाते थे बाहर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, गमछा वमछा रखते, चीज़ें हैं, तपश जिसको कहते हैं ना, तपिश इतनी नहीं होती थी। लेकिन जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति तो कार खरीद के उसके अंदर एसी चला के चल रहा है, अपने कमरों में सब जगह एसी लग रहे हैं, बाहर आउटर लग रहे हैं। मतलब जैसे बिल्डिंग उधर से जाओ, पेड़ कट चुके हैं, पेड़ है नहीं, चारों तरफ से जो आउटर होते हैं एसी की, उसकी गर्म हवा, उसकी तपिश, टेम्परेचर इस कदर बढ़ रहा है, मतलब 50 तो नॉर्मल ही हो गया आजकल तो अपने राजस्थान के अंदर। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसी मुहिमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। और ख़ास तौर से अगर यूथ आगे आके इन चीज़ों को करता है तो कहना ही क्या उस बात का। तो अच्छा सर, आपके जो मैंने वृक्षारोपण में भी देखा, साथ में भी जो पेड़ थे,
वो भी आप बड़े पेड़ लेके आए, ये भी नहीं कि अपन ने एक कहते हैं ना रास्ते फोटो में खिंचाने रात वाले काट पेड़ दी, नहीं थे। छोटी सी छोटा पेड़ लगा के। तो उसके पीछे भी मतलब R&D रिसर्च वगैरह करके पूरी चीज़ें आपने सर करी, किस बिल्कुल, तरह उसके का? अंदर पूरा जो हमारे एक मित्र हैं, बिश्नोई हैं वो भी, अच्छा, और उनके बच्चे को मैंने कनाडा भेजा था पढ़ने के लिए। ओके, उनका आज करीबन 10 लाख रुपए महीने का बच्चा कमा रहा है, अरे वाह, और वो बिल्कुल नर्सरी वाले आदमी हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो कितने धन्यवाद से भरे होंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। कॉस्ट टू कॉस्ट हमें दे देते हैं, हाँ हाँ, और सारे पेड़ यूपी, हैदराबाद इधर से वो मंगाते हैं। उनकी पुणे में भी अभी उन्होंने नई नर्सरी करी है। तो बहुत प्रेम है उनका मेरी तरफ, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं, और उनको पता है कि सर ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं ले रहे, तो कुछ पुण्य मुझे भी मिल जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल। सब लगे हुए हैं सर साथ में। तो अब 11 लाख का जो लक्ष्य आपने लिया है, निर्धारित किया है, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस है और इन फ्यूचर अब किस तरह की प्लानिंग है सर? सर देखिए, मेरे 11 लाख से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया कि जैसे अभी पर्यावरण दिवस था कल, मैंने फुलेरा में पहली बार, आप मानोगे नहीं, कम से कम 10,000 पेड़ कल लगे मेरे बिना। अच्छा, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो जो मैं चेतना की आपको बात कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। कल हर चौराहे पे, हर गांव में, हर जगह पे बच्चों ने स्टेटस लगाए हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं। बच्चों ने अरे वाह, उसको मेरी रैली से जोड़ा है, मुझे टैग किया है, चाहे गांव से छोटा पेड़ लेके आए हूँ कहीं से, जैसा भी उनकी जो भी व्यवस्था बनी, लेकिन कम से कम कल 10,000 पेड़ कल ही लगे। पूरे फुलेरा ने मिल के पेड़ लगाए हैं। किसी ने कोई छोटा मोटा कैंपेन चलाया है, जैसे एक पेड़ मेरे नाम ऐसे कुछ करके रेनवाल में कल कैंपेन चलाया है, और भी बहुत सारी जगह छोटे छोटे प्रयास उभरने लगे हैं और वो दिखने लगे हैं। बिल्कुल। तो 11 लाख जो मैं पेड़ लगाऊंगा, वो तो 11 साल का मेरा संकल्प है, और वो भी सर हमने बोलते बोलते ही बोल दिया था। ऐसा कुछ हमने विज़न नहीं बनाया था कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा, वो करते करते ही एक सारी टीम को मोटिवेट करने के लिए मैंने बोला, और वो पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि अगर हमारे प्रयास से 10-10 हज़ार पेड़ एक विधानसभा क्षेत्र में लग रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। और निश्चित तौर बच्चे देख रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ लगा रहे हैं। काफ़ी सारी जगह आप देखोगे आने वाले 1-2 साल के अंदर कि यूथ बहुत आगे आ रहा है पेड़ों को लेके, बिल्कुल। और बहुत जगह प्लांटेशन हो रहा है। तो इसमें जो ट्री प्लांटेशन अब आप कर रहे हो इन फ्यूचर, जो आप में मकसद लेके चल रहे हो, जो टारगेट लेके चले हो, तो इनकी जो रख रखाव और सब जिम्मेदारियां होगी, तो उसके अंदर भी प्रोसेस आप कर रहे हो? इस साल से हमने ये भी चालू कर दिया है कि उनका जो वाटर सप्लाई है उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, और पहले से ही हम ऐसी जगह ही चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं। तो हम कोई भी ओपन एरिया में ये पेड़ नहीं लगा रहे। अच्छा। हम बाउंड्री जो वॉल कवर्ड एरियाज़ हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बड़े बड़े कैंपस है खाली पड़े हैं, उनमें हम पेड़ लगा रहे हैं। गांव के अंदर आप जाओगे तो शमशान घाट है, वहाँ पे बाउंड्रियाँ हो रखी हैं, उनमें हम लगा रहे हैं। पंचायत भवन है, पंचायत समितियाँ हैं, खेल के मैदान हैं। तो ऐसी बाउंड्री वाली जगह, और ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो वितरण पे है कि हर घर में अगर 2-2 4-4 पेड़ लोग लेके जा रहे हैं, तो वो उनको संभाल भी पा रहे हैं, ट्री गार्ड उनके लगा रहे हैं, और एक लेगेसी बन जाती है पेरेंट्स की भी कि हमारे दादा ने परदादा ने उस समय ये पेड़ लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो माहौल है कि पर्यावरण को एक तरीके से आप अपना अभिन्न अंग मान लें, वैसी लोगों में माहौल बनना शुरू हो गया है। तो अब पर्यावरण को लेके मुझे लगता है कि फुलेरा, अगर आप राजस्थान को देखेंगे, तो सबसे अग्रिम स्थिति में आपको मिलेगा आने वाले 2 से 3 साल, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निश्चित तौर पे देखिए, अच्छी बात है, सर ने जैसा बताया, अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस दिखने लगी है। जो प्रयास कोई व्यक्ति शुरू करता है, अगर जन चेतना इतनी सी भी 2% भी 1% भी दिखने लग जाती ना, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी होती है कि नहीं 4 आदमी भी तो सीखे कम से कम उस चीज़ से। लेकिन अच्छा, इस चीज़ के अंदर पूरी तरह से प्लानिंग, उसको उसका जो करने का तरीका है, उसको जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें कोई बाहरी मदद नहीं, सर स्वयं की मदद से आप कर रहे हैं, जहाँ तक सुना। जी जी, है ना? तो इसमें सरकारी मदद या किसी चीज़ का नहीं, कुछ अभी भी तक तो NGOs कुछ नहीं है, बट अभी लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाना शुरू किया है। देखते हैं आगे ऊपर वाला कैसे क्या करवाता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बातें हैं, और एक सार गर्भित बात जिसे हम कह सकते हैं वो यही है कि इन्होंने जो देश है, देश के अंदर भारत देश, और भारत देश के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर, पर्यावरण को संरक्षित करना, खास तौर से खेजड़ी का वृक्ष, उसको संरक्षित करना। क्योंकि खेजड़ी का तो वैसे लगता नहीं उस टाइप से, आप नेचुरली नहीं लगा सकते। अब मतलब नेचुरली ही लगेगा, आपके प्रयास से खेजड़ी नहीं उग सकती, वैसे नहीं उग सकता। लेकिन उसको संरक्षित करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत मतलब हार्ड तरीका होता है इसको करना। सर,
हमारे पॉडकास्ट में मैं हमेशा जो है एक मैसेज चाहता हूँ कि आप जाते जाते यूथ को, राजस्थान की जनता को अपने हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो एक वैल्यूएबल मैसेज हो उनके लिए, जिसको वो आगे चल के अपने जीवन के अंदर अप्लाई भी करें, चीज़ें भी रखें। सर मैं आपको बताता हूँ एक कहानी क्या छोटी सी, मैं आपको मैसेज के तरीके बता जी रहा हूँ। जी जी। एक राइटर है यूएसए के, उन्होंने चेतना के स्तर बताए। अच्छा। उन्होंने 0 से 1000 तक की चेतना बताई है। और उन्होंने कहा है कि अनुमानित औसतन पूरे विश्व की चेतना है 135 के आसपास। ठीक है। और उसके कई सारे, जैसे जो 135 पे जीता है उसमें लालच, फियर, डर, ये सब उसकी सिम्टम्स होते हैं। बुद्ध की उन्होंने चेतना बताई है 1000, और वो सबसे ऊंची चेतना बताई किसी भी भगवान की या किसी भी जो धरती पे रहे हैं उसमें सबसे ऊपर बुद्ध थे, उनकी 1000 की लेवल की चेतना थी। वो कहते थे एक बुद्ध पूरी सृष्टि को चेतना को बढ़ा सकता है, यानी 135 से 200 के आसपास ले जा सकता है अगर एक भी जीवित बुद्ध धरती पे हो। भारत एक ऐसा देश है जो इस विश्व की चेतना को ऊपर लेके जा सकता है अगर वो अपनी चेतना 2, 4, 5 पॉइंट भी बढ़ा लेता है। और ये भारत में ही दम है कि वो चेतना की तरफ काम कर सकता है, बढ़ सकता है। तो ध्यान जो है वही भारत की असली विरासत है, उसमें हर भारतीय उतरे और आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप आपके रास्ते बनाएगी, अच्छे भाव आपको देगी, अच्छे काम आपसे करवाएगी, और आप सफलता या विफलता की चिंता छोड़ दो। वो आपकी जैसी एनर्जी होगी वैसी आपके पास चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक है, मतलब फिर कहूँगा एक बार सार गर्भित और बहुत अच्छी बात जो है, सफलता असफलता ये सोच सोच के व्यक्ति जो होता है ना परेशान होता जाता है। और मतलब उसको कहते हैं ना कि उसको मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, तो मोटिवेशन बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। तो बहुत अच्छी बात जो है सर ने की, सफलता विफलता जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा ना, आपके अंदर खुद के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। वो किससे आएगी? मेडिटेशन से। वो किससे आएगी? ध्यान से। वो किससे आएगी? योग से, जो भारत की ही प्राचीनतम चीज़ें हैं और इनको डेवलप करना, अपने जीवन में उतारना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल हम फिर मिलेंगे पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, और हम सर के साथ भी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करें और फॉलोअप और अदर पॉडकास्ट जो हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे टॉपिक जो हैं सर के पास हैं। सर आज आप यहाँ पधारे, आपने समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।